नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दो एक बार। हाँ, एक बार समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। चलिए एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए आप बना चुके होंगे फिगर। पहला, आपको हमें एक एक्सिस ऑफ क्या लेनी पड़ेगी, रोटेशन। और ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि बार बार आपको एक्सिस देंगे, एक्सिस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्योंकि आप सपोज करो एक पार्टिकल हो, वो पार्टिकल यहाँ हो, फोर्स उस पर कितना लगाओ, और मैं आपसे कहता हूँ ये हमारा क्या है, अजीम कर लेते हैं क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तुम्हें खुद अजीम करना पड़ेगा, ये सवाल में कभी ना बना के देंगे ना कभी आपको बताएंगे। तो हम अपने हिसाब से एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिसाइड करते हैं, या बॉडी जहाँ से क्या कर रही हो, घूम रही हो, वो मान लेंगे, ठीक। तो पहला काम है कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगा और जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच क्या बनाई जाए, एक लाइन खींची जाए, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर आर। अब आपके पास दो तरीके हैं। ये एंगल कितना अज्यूम्ड है, थीटा। अगर आपने आर का यूज़ किया तो आपको एफ का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो आर के क्या होना चाहिए, बोलो वैल्यू कितनी आएगी। तो इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क की वैल्यू होगी, अगर आपने पोजीशन वेक्टर का यूज़ किया तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के क्या हो, एक आंसर तो टॉर्क का ये है कि हमने पोजीशन वेक्टर को सीधा सीधा यूज़ किया, तो फोर्स का हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम फोर्स का यूज़ करें ना कि फोर्स के कंपोनेंट का। उन्होंने कहा अगर आप फोर्स का यूज़ करते हो तो अब आपको क्या करना होगा, पहले तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। अब किसको देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन को। तो जब आप फोर्स का यूज़ करेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक क्या डालिए, परपेंडिकुलर। तो आपको इस डिस्टेंस की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। आप देखो ये आर है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, दिस इज आल्सो थीटा, तो दिस वैल्यू इज। तो लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो अगर मैंने फोर्स का यूज़ किया तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, आर साइन थीटा। क्या बात समझ आ गई। तो दो तरीके हैं, फोर्स ले लीजिए तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर का यूज़ कर लीजिए पोजीशन वेक्टर का, तो फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। तो दो अलग तरीकों से टॉर्क निकाला जा सकता है। जैसा सवाल मिलेगा वैसा काम कर लेंगे, जो हमारे लिए आसान होगा। अगर हमारे लिए फोर्स का कंपोनेंट करके एफ साइन थीटा इंटू आर करना आसान है, वो कर देंगे, या हमारे लिए एफ इंटू आर साइन थीटा करना आसान है तो वो कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, इसके एप्लीकेशन समझा देता हूँ। देखो नीट में जो भी सवाल आते हैं बहुत बेसिक आते हैं। उन्हें का सपोज करो एक रॉड है और ये रॉड हिंज है। क्या है, हिंज का मतलब एक जगह से कील लगा के ठोक दी गई। हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर एक रस्सी लगा दी गई है और रस्सी में टेंशन कितनी होगी, टी हो। मतलब एक एंड फ्री हिंज है, दूसरा एंड रस्सी से क्या किया गया है, बांधा गया है। क्या रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, नीचे क्या होगा इसका, एम जी होगा। एक कॉमन सेंस है, मैं किसी बच्चे से भी अगर पूछूं कि इस रस्सी को काट बेटा क्या होगा, तो बोलेगा रॉड नीचे घूमेगी, गिरेगी या घूमेगी, घूमेगी क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, तो रॉड क्या करेगी, घूम जाएगी। रॉड घूम गई है, इसका मतलब क्या लगा होगा, कोई टॉर्क होगा जो इस रॉड को क्या कर रहा होगा, घुमा रहा होगा। ये क्या है तुम्हारी, अरे जहाँ हिंज किया है उसी के अबाउट घूमेगी, तो ये क्या है तुम्हारी, बोलो इस रॉड पर सिर्फ कौन सा फोर्स है, तो टॉर्क कौन दे रहा होगा, एम जी। अब मैं सिर्फ तुमसे कहता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, एम जी कितना टॉर्क प्रोवाइड करा रहा है इस रॉड को, बस ये बता दो तुम। ये बेटा आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ बोलो, तो मैंने क्या बोला था, ऐसे रट के काम नहीं चलेगा, आर इंटू एफ साइन थीटा या एफ इंटू आर साइन थीटा, रट के तो कभी कोई सवाल एक भी नहीं निकलेगा। तरीका समझो, मास्टर बार बार बोल रहे पहले किसको देखो,
फिर फोर्स को देखो, जहाँ पर फोर्स क्या किया लगा है, आओ फोर्स कितना लगा mg, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, अरे बोलो ना, क्या ये r परपेंडिकुलर हो गया, विच इज़ इक्वल टू L/2। अब देखो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई mg इंटू L/2, तो यहाँ क्या किसी का कंपोनेंट लेना पड़ा नहीं, mg और L/2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई। वहाँ हमें क्या करना पड़ा, r sin थीटा निकालना पड़ा, तो सवालों में वो करना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको दिख जाएगा। तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए, लाइन ऑफ एक्शन देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक क्या देखिए, परपेंडिकुलर दूरी, इतना कर सकते हैं तो आंसर ला पाएंगे। तो कितना टॉर्क होगा, mg इंटू L/2। इस तरह से हमें क्या करना होगा, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, नीट का सवाल है, दोबारा आया हुआ। लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होती है, लाइन ऑफ एक्शन उस लाइन पर होती है जिस लाइन पर क्या लगा होता है, फोर्स। तो ये तेरी क्या है, ये है लाइन ऑफ एक्शन। मैंने बोला था जब किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ना 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 ना, ना ये परपेंडिकुलर क्या होता है, मैंने बोला है कल आपको कि अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उस फोर्स के द्वारा टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। छापी, एक दिन मेहनत कर लोगे तो रोटेशन संभाल लोगे, और नहीं करोगे तो पूरा का पूरा रोटेशन उड़ जाएगा। इसीलिए मैं इतना स्लो होके आपको सिखा रहा हूँ, ताकि सीख लो, क्योंकि चैप्टर बहुत क्या है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट, आसान भी है, इम्पॉर्टेंट भी। कर लेंगे, ये तो टॉर्क के बारे में था। हाँ, कल एक सवाल करवाना था, आज करवाते हैं। चलिए लिख ले इसको। तो हमें बार बार ना F इंटू परपेंडिकुलर बार बार लाना पड़ेगा, कहाँ से लाते हैं वो सवाल बताएगा। फोर्स देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक क्या डाल दो, परपेंडिकुलर, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतना ही बार बार करना है। सवाल लिखिए, ए फोर्स F is equal to, a force F is equal to 4I cap, sorry, a force F is equal to 4I cap plus 5J cap minus 6K cap न्यूटन। ये लिखा हुआ है, 4I cap plus 5J cap minus 6K cap न्यूटन is acting at a point 2, 1, minus 3 is acting at a point 2, 1, minus 3. Find torque about a point 2, minus 2, 1. Find torque about a point 2, minus 2, 1. ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, आर नहीं, डेल्टा आर क्रॉस एफ। सही है, जहाँ डेल्टा आर क्या होगा, आर ए माइनस और क्रॉस एफ। आर ए किसका कोऑर्डिनेट था, आर ए जिस जगह फोर्स लगा है, और आर बी कहाँ था, जिस जगह टॉर्क निकालना है। आइए, टॉर्क बराबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए, 2I कैप प्लस J कैप माइनस 3K कैप। सही है, माइनस आर बी 2I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप। सही है, प्लस है ना,
क्रॉस एफ कितना है बेटा? 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k। पहले तो ये चेंज घटा लो, 2i में से 2i गया 0, तो i कंपोनेंट गायब, प्लस j माइनस माइनस प्लस, सही है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 3j k कैप माइनस 3k माइनस k कितना हो जाएगा? माइनस 4k। अरे माइनस अंदर जाएगा ना, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4k। क्या ये और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है? 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट आता है निकालना? सिखा देता हूँ, कई बार सवाल तुमको मिलेगा। तो पहले मैंने आर ए माइनस आर बी कर लिया, अब फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखो कैसे करना होगा। सीधा सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बना के भी कर सकते हैं। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा तो वेक्टर की कुछ फॉर्म जाननी चाहिए, जैसा कि ये आई है, ये क्या है और ये क्या है, कि ऐसे चलिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे है, सही है ना, तो आंसर क्या आएगा? के कैप। तो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करिए, आई क्रॉस जे के टर्म्स में के कैप डालिए। के क्रॉस आई करेंगे तो, और जे क्रॉस के करेंगे तो आई। समझ में आ गया? जैसे पहले टर्म यहाँ क्या है? जे, और यहाँ पहला टर्म आई। पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो, 3 चौका 12, सही है। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। अगर उल्टा चलोगे तो, जैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलोगे तो प्लस वैल्यूज आनी चाहिए, और एंड अपोजिट चलोगे तो माइनस। तो हमें पता है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 3 चौका 12, तो मैं 12 लिखूँगा। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा हो गया, माइनस के कैप। अगले बढ़ो, फिर जे का मल्टीप्लाई 5 में होगा, जे का जे के साथ 0, सही है। फिर जे का किसके साथ? के साथ। 6 त्रिक 18 माइनस 18, अरे बोलो ना, और जे क्रॉस के आई कैप, तो माइनस 18 आई कैप। एक टर्म पूरा हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना बच्चों को मास्टर जी ऐसे नहीं सिखाते। उसका तरीका क्या होता है, देखो, आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। तो पहला टर्म आर लिखिए, आर कितना है? प्लस 3j माइनस 4k कैप। और आई कितना है? बना लेता हूँ। और एफ कितना है? प्लस 5j कैप माइनस 6। अब ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। ये क्या था आपका? आर वेक्टर था, और ये क्या था आपका? तो पहला टर्म ऊपर, दूसरा टर्म नीचे। आर क्रॉस एफ है तो आर ऊपर एफ नीचे। ओमेगा क्रॉस आर है, आर क्रॉस ओमेगा है, तो जो पहला टर्म होगा वो ऊपर होगा, दूसरा टर्म नीचे होगा। 3 डब्बे बना दीजिए। पहला डब्बा आई कैप का, दूसरा डब्बा माइनस जे कैप का, और तीसरा डिब्बा प्लस के कैप का, सही है। अब तरीका क्या है, जब आप आई को निकालें तो आई को हटा दीजिए, सही है, आई हटा दिए। अब बचा क्या? सिर्फ जे और के। पहला मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे क्रॉस में ऐसे करिए, सही है। जब ये पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक क्या आगे माइनस है, तो नंबर का मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18, सही है। फिर आगे क्या लगाइए? माइनस। ये माइनस अपने आप होता है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे, तो माइनस 4 इंटू 5 क्या? माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या? 20। ये तुम्हारा आई कैप का डब्बा तैयार हो गया। अरे समझ में आया? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर साल सवाल तो नहीं आते, हर दूसरे तीसरे साल आते हैं। अभी 3 सालों में पूछा नहीं गया, रिसेंटली 2-3 साल हो, तो सवाल आने के चांसेस क्रॉस प्रोडक्ट के रहते हैं। सीख लो, सीखना ही है, गणित कुछ नहीं। तो आई को निकालना है, आई को छुपा लो। पहला क्रॉस लेफ़्ट से राइट डाउनवर्ड, दूसरा क्रॉस राइट से लेफ़्ट डाउनवर्ड, सही है। 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18, फार्मूले का माइनस लगा,
4 इंटू -4 × 5 -20 माइनस माइनस प्लस। अब आते हैं जे पर। जे चाहिए तो जे को क्या कर लो, छुपा लो। तरीका वही है, पहला टर्म लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड। अब देखो 0 × 6 0, सही है। आगे क्या लगेगा, ये माइनस फार्मूले में होता है। अब ये 0 हो गया और फिर ये करना पड़ेगा आपको, 4 चौका 16, क्या -16 माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या +16। जे तैयार हो गया। के चाहिए, के को छुपा लीजिए। पहला टर्म लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, बोलो के को हटाओ, 5 × 0, आगे फार्मूले पर माइनस 4 तिहाई 12, क्या 12 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, -18 + 20, बोलो ना 2i और -16 j और -12, ये आपका टॉर्क है। करिए, सीख लीजिए, सीखने से तो कुछ भी आता है। तो ऐसे चलना है, जो निकालना है उसको छुपा दो और फिर क्रॉस कैसे करना है। फर्स्ट क्रॉस लेफ़्ट टू राइट, सही है, और सेकंड क्रॉस राइट टू लेफ़्ट, और बीच में क्या लगेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड। सीख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। पहला लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड, ऐसे और ऐसे, अरे सीख लो, ऐसे और ऐसे काम करना है। हाँ तलवार चला ले, लेकिन तलवार चलने का सीक्वेंस क्या है, पहले तलवार कैसे चलेगी, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, फिर राइट टू लेफ़्ट डाउन, ऐसे मल्टीप्लाई कर, पहले कर दोगे ये वाला तो सवाल क्या हो गया, तो फिक्स्ड है बिल्कुल कैसे करना। आंसर लिखिए। तो 2i कैप -16 j कैप -12 k कैप, ये हमारा आंसर है। जीरो मैंने इसीलिए बना दिया था ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो अगर कोई टर्म गायब होगा तो उसको जीरो मान के रख लेना, ताकि तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। वो डब्बा बनाने का तरीका है, ताकि तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें बार बार बदलना ना पड़े। वो सीक्वेंस में ऐसे ही रहेगा हमेशा, i - j + k के डब्बे बनते हैं, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट एडजस्ट होता है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट डाउनवर्ड, सभी के लिए यही बन जाएगा। तो -j गलती से नहीं लिखा है, वो होगा ही होगा। तो 3 डब्बे बनाने, एक +i का, एक -j का और एक +k का। फिर जो टर्म्स बनेंगे वो अपने आप साइन वाइन एडजस्ट करके आंसर आ जाएगा। जैसे तुम -j लिखना, उसको प्लस आना होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो तुम ये डब्बे बनाते हुए अपने मन से यही 3 मानोगे, +i -j और +k। फिर ऐसे क्रॉस करना है, पहला क्रॉस करना है लेफ़्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ़्ट डाउनवर्ड। जिसका टर्म निकालोगे उसको क्या कर देना, छुपा देना। तो बाकी जैसे i निकालना है तो j से निकालेंगे, j का निकालना है तो i और k से निकालेंगे, k का निकालना है तो i और, ऐसे क्रॉस आपको करने पड़ेंगे। एक बार घर जाके सीख लोगे तो इजी है, आ जाएगा। हो गया, चल अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको मैं सिखा देता हूँ। टॉर्क बराबर क्या लिखा हुआ है आपने, आपने लिखा है RF sin थीटा। हमें टाउ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे फिर इसका एक तरीका है, थीटा कितना कर दीजिए 90 डिग्री। तो जब फोर्स और आर के बीच कितना एंगल होता है तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो एक फ्रेम ऐसे, ये उसका शेप है और यहाँ से वो हिंज्ड है, सही। मैं कहता हूँ बताओ इसको एक टॉर्क देते हैं। अच्छा, मैं एक फोर्स ऐसे लगाता हूँ, दिस इज कॉल्ड
F1 और एक फोर्स ऐसे लगाता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड F2, और एक फोर्स ऐसे लगाता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड F3। मैं आपसे कहता हूँ बताइए इन तीनों फोर्सेस के लिए सबसे ज़्यादा टॉर्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कौन दे पाएगा? ये हमारा सवाल है। तूने कहा भैया F1 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये इसको फ्रेम को घुमा नहीं पाएगा। F2 के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन हम पीछे कर दें? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? और F3 के लिए यही है ना? देख लो बेटा, मेरे ख्याल से F3 और R परपेंडिकुलर के बीच कितना एंगल है? तो जब R और F के बीच कितना एंगल हो 90, तो उसका टॉर्क भी क्या होता है? मैक्सिमम। तो बोलो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? टाउ 3 फिर टाउ 2 और फिर टाउ, इनफैक्ट टाउ 1 कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हुई? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब आप दरवाज़ा देखते हैं, दरवाज़ा देखा है ना? दिन भर में 100 बार खोलते होगे दरवाज़ा अपने रूम का। देखो कभी तुमने सोचा नहीं मिस्त्री दरवाजे का हैंडल बिल्कुल किनारे क्यों लगाता है? तो मिस्त्री को यार बीच में लगा दो या और आगे लगा दो, हिंज जहाँ हुआ है वहाँ लगा दो। कारण क्या? आप एक फोर्स को कांस्टेंट कर दो, टॉर्क बराबर क्या होता है? एफ आर साइन थीटा ना। आप फोर्स को क्या कर दो? टाउ बढ़ाना है तो परपेंडिकुलर लेंथ भी क्या करनी होगी? तो मान लो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, फिक्स है वो, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टॉर्क दरवाजे पर लगे, तो आप परपेंडिकुलर लेंथ को क्या कर दो? इसीलिए वो जो लगा हुआ है क्लैंप वो बिल्कुल कहाँ लगा है? दूसरे सिरे पर, ताकि आर की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम कर देते हैं वो, उससे ज़्यादा पॉसिबल तो मैक्सिमम कर देते हैं ताकि कम फोर्स लगा के भी क्या कर सको। अगर इसी क्लैंप को, हैंडल को मैं कहाँ ला दूँ? हिंज जहाँ हुआ है उसके जस्ट बाजू में, आप उसको खोल सकते हो, लेकिन आपको पसीना आ जाएगा, फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। यही हाल है उसका। आप सरौता देखे हो? सरौता नहीं है तो सरलता ही तो बोलते हैं, कुछ और कहते हैं। विदेश से आ रहे होगे लग रहा है। हाँ, जितना लंबा उसका वो होता है हैंडल, उतना आसानी से सुपारी क्या होती है। आम कभी काटा? अचार बनाते हो किस चीज़ से काटते हो? अरे बड़ा सा होता है ना, ऐसा करके दबाता, उसकी भी हैंडल क्या होती है? ताकि कम फोर्स लगा के आसानी से क्या कर सकूँ। अरे समझ में आ गया, अरे समझ में आया। छाप लो, जल्दी छापो। इसीलिए तुम्हारे जो सरकारी नल होते हैं उसके हैंडल क्या दिए जाते हैं? लंबे। कारण क्या है इतने लंबे हैंडल्स का? ताकि आसानी से क्या कर सको, कम फोर्स लगा के भी इस हैंडल को आसानी से रोटेट करा सको। और उसी का हैंडल छोटा कर दे। अच्छा, कुछ बच्चे बीच से हैंडल से ऐसे ऐसे नल से पानी निकालते हैं, तो उनको फोर्स क्या करना पड़ता है? ज़्यादा। फिजिक्स नहीं पढ़े होते हैं, सही बात। चल लिख। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, टॉर्क बढ़ाना चाहते हो, तो परपेंडिकुलर लेंथ को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। इसलिए हैंडल हमेशा दूसरे छोर पर लगाया जाता है दरवाजे के, ताकि कम फोर्स लगा के दरवाजे को आसानी से हाँ खोला जा सके। तो अगर फोर्स को कांस्टेंट कर लें हम, हाँ, तो परपेंडिकुलर लेंथ अगर हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो उसी फोर्स के लिए टॉर्क भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा टॉर्क लगाना चाहते हो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो क्या हो? मैक्सिमम। फिर आप आसानी से उस दरवाजे को खोल पाएंगे। लिखिए, लिख लिया? अगले पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन। लिख लिया ना? चल, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन।
टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक क्या होगा, साइन कन्वेंशन। सपोज करो एक डिस्क है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हिंज है, यहाँ से वो घूम रही है, डायरेक्शन कैसी है घूमने की, क्लॉकवाइज। अगर ये डिस्क आपकी या जो भी है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो एल का साइन हमेशा कैसा लोगे आप, नेगेटिव लोगे। और अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल कैसे घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो टॉर्क का साइन आप पॉजिटिव लोगे। कैसे निकालते हैं देखो, जिस तरफ घूम रही है आपकी बॉडी उसी तरफ 4 उंगलियां घुमा दो, थंब किधर गया, डाउनवर्ड, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज 4 उंगलियां घुमा दो, थंब किधर गया, बाहर, पॉजिटिव। तो अगर आपकी बॉडी किसी फोर्स के कारण क्लॉकवाइज घूम रही हो तो उस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर आपकी बॉडी किसी फोर्स के कारण एंटी क्लॉक घूम रही हो तो उस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। अब सुनिए, अगर आपको किसी बॉडी पर नेट फोर्स टॉर्क निकालना है तो सारे टॉर्क पहले क्या करिए, निकाल करके उनका वेक्टर एडिशन कर दीजिए। पहला टॉर्क किसका होगा, पहले फोर्स का, दूसरा टॉर्क, तो जितने फोर्स होंगे उतने टॉर्क आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल करके सबका क्या कर देना, सम। जो घुमा रहे होंगे क्लॉकवाइज उनके लिए साइन क्या लेना, नेगेटिव, और जो घुमा रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज उनके लिए साइन क्या लेना, तो सीधा प्लस माइनस सीधा क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। बॉडी पर क्या आ जाएगा, नेट टॉर्क। तो जितने फोर्सेस उतने टॉर्क आपको लिखने पड़ेंगे, जितने फोर्सेस होंगे उतने क्या निकालने पड़ेंगे, उतने टॉर्क आपको निकालने पड़ेंगे। फिर सबको क्या कर देना, सिंपली ऐड कर देना। सही है। अगर कोई फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो जाए, बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उस फोर्स का टॉर्क कितना लोगे, 0। छापिए। ये है पहले टॉपिक के सवाल जो मैंने अभी लिखे। तो वेक्टर एडिशन सिर्फ साइन के साथ है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बॉडी क्लॉकवाइज घूमे टॉर्क नेगेटिव, बॉडी एंटी क्लॉक घूमे टॉर्क पॉजिटिव। और फोर्स अगर लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो गया तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, उस फोर्स के लिए 0 होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा किसको मानोगे, रुको, जहाँ पर बॉडी क्या की गई है, हिंज की गई है, जहाँ पर नट लगा के कसी गई है, तो जो हिंज पॉइंट होगा वही तुम्हारा क्या होगा। जैसे देखो, अगर ये रॉड यहाँ हिंज है तो जब भी ये फ्री होगी तो किसके अबाउट घूमेगी, अपने हिंज पॉइंट के अबाउट, तो उसी को क्या मान लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ना दिया जाए तो कहीं भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। उससे सवाल गलत आपका नहीं होगा। आप अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने हिसाब से मान लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी सही आएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं बॉडी जहाँ से हिंज है वहीं क्या मान लें, तो जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगी वही तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक बात और लिख लो, जहाँ हिंज की गई है या जहाँ जिसके अबाउट क्या कर रही है, तो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो टॉर्क हमेशा किसके अबाउट निकालोगे, टॉर्क ऐसे तो डायरेक्टली निकलेगा नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो पहले हर सवाल में तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये है, ये है, ये है। फिर फोर्स देखो, और फोर्स से परपेंडिकुलर क्या देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक डिस्टेंस। टॉर्क लिख लो, कर लेंगे ये सबसे कम, क्योंकि यहाँ सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं, हमें ऐसे कोई चीज़ फार्मूला बन के मिलेगी नहीं। इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा नॉर्मल चैप्टर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए।
मान लो मैंने आपको एक रॉड दी और एक जगह से मैंने उसको हिंज किया। रॉड की लेंथ अजीम कर लेते हैं स्मॉल एल है। मैंने आपको 3 फोर्सेस दिए हैं। एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2 एट एन एंगल 30 डिग्री और एक फोर्स है F3। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप नेट टॉर्क लिख दीजिए तीनों फोर्सेस का। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद तीनों फोर्सेस का टॉर्क का एक्सप्रेशन लिख दो। हाँ बेटा, F3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F1 के लिए कितना होगा? F1 इंटू L/2। और F2 के लिए बोलो, बहुत बढ़िया है, F2 sin 30 इंटू L/2। नहीं समझ में आया? देखो, पहला फोर्स F1, क्या ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है? ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या ये परपेंडिकुलर हो गया? कितना हो गया? तो F1 के लिए परपेंडिकुलर कितना? L/2 तुमको मालूम है। F2 परपेंडिकुलर नहीं है L/2 के ना, तो इसका एक कंपोनेंट ले लो। कितना? F2 sin थीटा। और एक क्या होगा? F2 cos थीटा का टॉर्क कितना हो जाएगा? क्योंकि वो कहाँ से पास हो जाएगा? अब क्या बचा तुम्हारे पास? F2 sin थीटा परपेंडिकुलर कितना? L/2। और F3 के लिए कितना? तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू कितने फोर्सेस हैं? 3, τ1 प्लस τ3। पहला τ1 बोलो कितना? F1 इंटू प्लस में या माइनस में? अरे बोलो ना यार, माइनस में, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लगेगा ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो रॉड को किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। माइनस, सही है। F2 क्या ऊपर है? ये बॉडी को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस L/2 इंटू F sin थीटा प्लस 0। 0 क्यों? क्योंकि F3 का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास होगा? तो जो ज़रूरत पड़े, कभी कभी दोनों साफ साफ दिखेगा। जैसे कौन कौन दिखा? F1 और L/2। कभी कभी F2 का क्या लेना पड़ेगा? किसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ L/2 तो मिल ही गया ना, तो हमें बस F2 का क्या चाहिए? L/2 के परपेंडिकुलर चाहिए। मिल गया, छापो। अरे दो बातें देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखो। फोर्स की वैल्यू पकड़ो और उसके परपेंडिकुलर लेंथ ले लो, या कभी कभी लेंथ ले लो और फोर्स का क्या ले लो? कंपोनेंट। तो जो आसान होगा वो कर लेंगे। अच्छे से समझ लो, क्योंकि बार बार ये एप्लीकेशन हमें करनी पड़ेगी। तो भैया L/2 तो मिल ही गया था, इसीलिए मैंने F2 का क्या ले लिया? कंपोनेंट। L/2 के परपेंडिकुलर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से F1 क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव, F2 एंटी क्लॉक घुमाएगा तो पॉजिटिव, और F3 का 0। कॉस क्यों होगा? उल्टा कर लो, साइन जहाँ वहाँ है वो बदल दो, चेंज कर लो, चेंज थोड़ा सा कर लो। ये थीटा यहाँ से क्या करूँ? हटा दो, उसकी जगह पे इसको क्या मान लो? थीटा। अब सही है? ठीक है, कर लेंगे। सवाल लिखिए पहला, इस पर बेस्ड पहला एप्लीकेशन। दो सवाल कराने हैं आपको। मैंने आपको बताया पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, फोर्स देखो, L लेके आओ, F लेके आओ, दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? L कहाँ से लोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक, और फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है आपको। लिख लिया इसको? पहला सवाल।
AMU का बहुत पुराना सवाल है, क्योंकि वही ये सवाल पूछते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब तो होता नहीं है। उन्हें हमें एक रॉड दिया, अब तो नीट में इंक्लूडेड हो गया है। 2014 तक वो अपना एग्ज़ाम खुद कराते थे। उन्हें कहा भैया इसको यहाँ से हिंज किया गया है, कुछ फोर्सेस हमें दिए गए हैं। पहला फोर्स 90 न्यूटन का, दूसरा फोर्स 60 न्यूटन का, तीसरा फोर्स 80 न्यूटन का, और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है। और चौथा फोर्स 70 न्यूटन का, 70 न्यूटन, और आपको यहाँ 60 डिग्री दिया गया। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से हिंज था वो, दिस इज़ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। रॉड की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर, सही है। और ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गई? आपसे कहा गया इस रॉड की टोटल टॉर्क बताओ कितना लगा इस पर। नेट टॉर्क ऑन द रॉड निकालो। आराम से आपको करना है, सारे फोर्सेस देख लो। 4 फोर्सेस हैं, 4 टॉर्क लिखने पड़ेंगे। हाँ, हो सकता है किसी का क्या हो जाए, तो एक्सप्रेशन में चारों लेके आइए, जो 0 है उसको 0 बना दीजिए ताकि भूलें नहीं कोई। एक्सिस ऑफ रोटेशन देखनी है, फोर्स देखना है, दोनों का परपेंडिकुलर उठाना है मल्टीप्लाई करने के लिए। परपेंडिकुलर ना हो तो क्या ले लो? तो जनरली हम किसका कंपोनेंट ले रहे हैं? फोर्स का ही ले रहे हैं। ये भी समझो 99% सवाल में फोर्स ही कंपोनेंट बनाएंगे। पहला फोर्स 90 न्यूटन, उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हुई? उसके लिए टॉर्क क्या हुआ? 0 बड़ी। दूसरा फोर्स 60 न्यूटन, 60 न्यूटन और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से 15, तो 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15, तो 60 गुणा 0.15, प्लस में या माइनस में? माइनस, क्योंकि ये नीचे घुमाएगा ना। ओके। दूसरा फोर्स 80 न्यूटन। अब 80 के 2 कंपोनेंट कर लो, 80 साइन 30, 80 कॉस 30। कॉस 30 की कहानी खत्म हो गई। 80 साइन 30 का 40 न्यूटन ऊपर की तरफ, 40 न्यूटन, और परपेंडिकुलर कितना? 15 सेंटीमीटर, तो 40 गुणा 0.15, प्लस में या माइनस में? प्लस में, क्योंकि वो किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉक। 70 न्यूटन है, कितने कंपोनेंट होंगे? 2। 70 कॉस 60 35 न्यूटन, 70 साइन 60, टॉर्क 0, तो 35 गुणा कितना? अरे 30 होगा ना। तो यही तो काम करना है, फोर्स ले लो, परपेंडिकुलर लेंथ फिक्स है, तो फोर्स का क्या ले लो? एल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। स्टार्ट हो गया। यहाँ ये कितना? अरे बोलो ना, 15 सेंटीमीटर, सही है। और ये पूरा कितना है? 30 सेंटीमीटर। आइए, कितने टॉर्क थे टोटल? 4, तो चारों लिखता हूँ। τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4। क्या साइन के साथ लिखना पड़ेगा? बिल्कुल। पहला फोर्स 90 न्यूटन, टॉर्क कितना हुआ? क्योंकि ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हुई? दूसरा फोर्स 60 न्यूटन, क्लॉकवाइज नेगेटिव, फोर्स की वैल्यू 60, परपेंडिकुलर कितना? 15 मतलब 0.15। दूसरा फोर्स 80 का कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर, सही है। आर के परपेंडिकुलर बोल कितना आएगा? 40 न्यूटन। तो दूसरा फोर्स का टॉर्क प्लस में 40 इंटू 0.15। तीसरा फोर्स 70 न्यूटन, उसका एक कंपोनेंट 70 cos 60 बोले तो 35 न्यूटन। तो 35 न्यूटन इंटू कितना? प्लस या माइनस? प्लस।
35 इंटू 0.15 है। हाँ सॉरी, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी दूरी पर है वो, तो 0.30 मल्टीप्लाई करो, आंसर लो। घर जाके आज ये करना है, आपको सीखना है। तो एक कंपोनेंट टॉर्क देगा और दूसरे कंपोनेंट का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो मैं अलोंग द आर मैं फोर्स की वैल्यू नहीं लिखता, मैं फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिखता हूँ, सिर्फ जो आर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे 80 साइन कितना 30, और ये कितना होता 80 कॉस 30, इसका टॉर्क कितना होता 0। अरे बोलो ना, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर में चला जाएगा, एक कंपोनेंट अलोंग द आर आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत। तो फोर्स के कंपोनेंट में से सिर्फ एक कंपोनेंट ही टॉर्क देता है, कौन सा, जो आर के क्या होता है, बस यही कहना। तो मैं उसी को लिखता हूँ, बाकी दूसरे कंपोनेंट को छोड़ देता हूँ, उसको मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बोल कितना है, अरे निकाल लो, 15 छक्का 90, क्या -9, और उसके बाद 15 चौका 60 प्लस 6 और 35 तिहियाँ 105। बोलो भैया 3, हाँ 7.5। अरे बेटा काहे का 15, ये -9 है, ये +6 है, +10 है, यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर। अरे माइनस नहीं कर सकता क्या, 15 छक्का 90 माइनस में आएगा ना, -9 -6 +10 5, तो ये 1.5 बचा, 1.5 में 6 जोड़ दो, एडिशन हो जाता है ना। अरे हर चीज़ की ट्रिक ही पढ़ लो, एडिशन की क्या है। घर जाके आधा घंटा आर एफ एफ आर एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर करो जाके, तब कहीं ये क्या कर पाओगे, समझ कर पाओगे। एक बार आ गया तो सवाल हो जाएंगे। दूसरा सवाल करिए, लिख लिया, अरे लिखा कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हील है, व्हील समझते हो क्या होती है, चक्का। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है और ये 20 सेंटीमीटर। ये उस व्हील का क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हील कुछ ऐसे है कि ये यहाँ पे क्या है, मटेरियल है और बीच में मटेरियल नहीं है, सही है ना, ऐसे है। तो बना लेना इसको, पहले हमें इसका टॉर्क निकालना है, फोर्सेस में दे रहा हूँ। अच्छा, जब आपसे टॉर्क पूछेंगे तो वो आपको सवाल में क्या दे देंगे, एक्सिस ऑफ, वो बता देगा कि इस एक्सिस का वॉट निकाल के दो। जहाँ नहीं बताएगा उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। चलिए फोर्सेस लीजिए। पहला फोर्स लगा है 50 न्यूटन, दूसरा फोर्स लगा है 100 न्यूटन, तीसरा फोर्स लगा है 50 न्यूटन, चौथा फोर्स एक एंगल पर लगा है 100 न्यूटन। थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा दो, इस लाइन पर है तो ये कितने थोड़ा सा सही कर लो, ऐसे लगाया है 100 न्यूटन। दिस फोर्स इज 100 न्यूटन
और ये जो एंगल आपको दिया गया है $30 आपसे कहा गया है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नेट टॉर्क की वैल्यू बताइए व्हील पर क्या होगी। आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। तो पहले दो सवाल हैं नेट टॉर्क निकालने के लिए। हाँ भाई, अपना थोड़ा सा दिमाग खपाओ, यूज़ करो और फिर बताओ क्या आंसर हो। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। जब फोर्स टेंजेंशियल हो तो आर हमेशा क्या होता है फोर्स के परपेंडिकुलर, तो फिर तो सीधा दोनों को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई ही करना। कंपोनेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 50 के लिए, पहले फोर्स के लिए जो ऊपर लगा है 50 न्यूटन, आर परपेंडिकुलर कितना, बढ़िया 10 सेंटीमीटर। इस 100 के लिए, उस 50 के लिए, और इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक कंपोनेंट कितना जाएगा, अरे लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा लो ना, इतना डरने की क्या बात है। लाइन ऑफ एक्शन को क्या करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। बोलो ये 30 है तो ये भी क्या हो गया 30, ये 100 न्यूटन। बोल ये वैल्यू कितनी है 100 साइन 30, और ये कितना आ गया 100 कॉस 30 की तो कहानी लग गई 0। तो बोल कितना आ गया है, आंसर लाओ। अरे साइन 30 1/2 होता है तो 100 गुणा 1/2 50 ही आता है। परपेंडिकुलर देख पा रहे हो। चलिए कितने फोर्सेस हैं, 4 टॉर्क लिखने पड़ेंगे, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4। पहला 50 न्यूटन, प्लस या माइनस, बढ़िया, प्लस 50 गुणा कितना 0.10 सेंटीमीटर है ना। अरे देख लो क्या यही परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना 10, ओके। और इसके लिए 20, और इसके लिए भी कितना बेटा 20। दूसरा आ जाओ, दूसरा 50, प्लस या माइनस, माइनस, सही बोल रहे हो, माइनस, माइनस कितना 50 गुणा 0.2। तीसरा प्लस 100 गुणा 0.2। और चौथा, अरे प्लस या माइनस, माइनस 50 गुणा, अरे बेटा जो फोर्स डाउनवर्ड है वो ऐसे घुमाएंगे, जो इस तरफ है वो ऐसे घुमाएंगे। तो 50 और 100 एंटी क्लॉकवाइज, 50 और 50 क्लॉकवाइज। ये तो फोर्स देख के मालूम चल जाएगा ना। देख लो, आंसर बोलो। बोले कितना आया 5 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 10, 20 कितना आ गया 5 न्यूटन मीटर। नेट प्लस आया माइनस, नेट प्लस आया तो ये बॉडी किधर घूमेगी, ये डिस्क आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। माइनस आता तो क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क का जो साइन आएगा बॉडी उसी के हिसाब से रोटेशन रखेगी। और अगर नेट टॉर्क 0 हो जाए तो रोटेट नहीं करेगी। तो सारा गेम किसका है, फोर्स का और आर का। दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, आर मिल जाए तो फोर्स का परपेंडिकुलर ले लो, फोर्स मिल जाए तो जो आसानी से मिल जाए। और कभी कभी दोनों एक साथ, यहाँ तो सब एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो यहाँ तो कंपोनेंट सिर्फ किसका लेना पड़ेगा 100 का, सही है ना।
अरे हो जाएगा। ये 2 सवाल तुम्हें सिखाएंगे किसी पर टॉर्क कैसे निकालते हैं। अगला सवाल करिए। और अभी ये टॉपिक बार बार आता जाएगा जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर सवाल में हमें क्या लिखना होगा, तो उसके लिए ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass small m is dropped under effect of gravity, is dropped under effect of gravity, is dropped under effect of gravity on x-axis, on x-axis from point x naught, on x-axis from point x naught, ऐसे बनाइए। Find magnitude of torque on particle, find magnitude of torque on particle about origin at time small t, about origin at time small t, at time small t, find torque about origin at time small t। मैं सवाल बना दे रहा हूँ। पहले तो एक्स एक्सिस खींच लो अपनी। ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स। ये हमारा क्या बन गया? ओरिजिन। सही है। उसने कहा ओरिजिन से कितनी दूरी पर? एक्स नॉट दूरी से पार्टिकल को हमने क्या किया? रिलीज़ किया। सही है। पार्टिकल का मास कितना था? अब धीरे धीरे पार्टिकल किधर जाएगा? डाउन। हम कहते हैं टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच के, आफ्टर टाइम टी। तो जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो स्पीड लगातार क्या होगी? लेकिन टॉर्क में स्पीड की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। बोलो फोर्स कितना है डाउनवर्ड? क्या टी टाइम के बाद भी फोर्स कितना रहा? इसका मतलब दिस इज़ द लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन है ना। और वो हर समय कितना रहा? mg। वो टाइम पर डिपेंडेंट? बोलो ये क्या बनी तुम्हारी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन ऑफ एक्शन। बता परपेंडिकुलर कितना? x नॉट। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज। बता टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? -mg x। अरे सही है ना। लिखो ये डिसाइड क्लॉक एंटी क्लॉक क्या देख के होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, फोर्स देखो, खुद ही मालूम चलेगा क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो थ्रो आउट द लाइन ऑफ मोशन, टॉर्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्पीड लगातार बढ़े। तो स्पीड बढ़ने घटने से टॉर्क चेंज नहीं होता, वो हमेशा कितना रहेगा? mg x नॉट। क्योंकि फोर्स चेंज, ना तो फोर्स बदलेगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलेगी फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे भी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं कि आप बता दो इस एक्सिस के वो, तो फोर्स बना लो, परपेंडिकुलर देख लो और आंसर लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, इसको लिखने के बाद एक नोट पहले लगा लीजिए ताकि आपको कुछ बातें समझा दें। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क नॉट इक्वल टू क्या है, तो इसका कंफर्म मतलब है उसका अल्फ़ा भी क्या होगा? नॉन ज़ीरो। टॉर्क है तो अल्फ़ा है, टॉर्क नहीं है तो, क्योंकि एक फार्मूला हम पढ़ते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है? आई। लिखाया था ना उस दिन। अगर हम किसी बॉडी पर टॉर्क देखें और टॉर्क की वैल्यू कुछ आ जाए, नॉन ज़ीरो हो, तो अल्फ़ा है। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा अगर कांस्टेंट है तो क्या यूज़ करोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। और एंगुलर स्पीड समय के साथ अब बदलेगी। सही है। अगर अल्फ़ा वेरिएबल हो तो क्या यूज़ करोगे?
कैलकुलस। क्या वही सारे सवाल हैं जो तुम सर्कुलर में पढ़ते हो? तो बस यहाँ सवाल में क्या बढ़ जाएगा, टॉर्क। टॉर्क से क्या निकलेगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई अगर अल्फ़ा है तो एंगुलर स्पीड क्या होगी रोटेशन की, या तो बढ़ेगी या तो, इफ़ अल्फ़ा सपोर्ट्स द मोशन तो ओमेगा, अल्फ़ा अपोज द मोशन तो, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगातार, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। इक्वेशन याद है आपको? तो वही इक्वेशंस आपको यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। तो सारी कैलकुलेशन कैसे चलने वाली है, सेम एज सर्कुलर मोशन। इतना लिख के सवाल करने पे स्टार्ट हो। जो सारे सवाल आपने सर्कुलर मोशन में किए थे वही सवाल यहाँ पर भी होंगे। बस एक टर्म क्या बढ़ेगा, पहले टॉर्क से अल्फ़ा निकालेंगे, फिर अल्फ़ा से जो पूछा गया है वो निकालें। लिखिए। ठीक है, पहला सवाल लिखिए। 2 सवाल करने हैं इसके। तो अपन क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक के एक एक 2 सवाल करते जा रहे हैं ताकि तुम उसको समझ पाओगे कैसे उस क्वेश्चन को तुम्हें करना चाहिए। बोले, लिखिए। ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर acted upon a torque of 100 Newton meter, acted upon a torque of 100 Newton meter, where force tangential to disc full stop. If disc start from rest, find पहला angular acceleration. If disc start from rest, then find पहला angular acceleration. दूसरा angular velocity after 3 seconds. Angular velocity after 3 seconds. तीसरा angular displacement in first 3 seconds. Angular displacement in first 3 seconds. करना जरा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया गया, 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। टॉर्क कितना था, 100 न्यूटन मीटर। पहला फॉर्मूला टॉर्क बराबर आई अल्फा, सही है। टॉर्क कितना है 100, आई कितना है 50, अल्फा कितना आ गया, यूनिट बताओ। अरे पागल हो गए हो क्या, एक सवाल गलत कर दोगे सब कुछ जानते हो। रेडियन पर मैंने बोला था सर्कुलर रोटेशन में क्वांटिटी बताते नहीं है बल्कि क्या देते हैं, यूनिट देते हैं। तुम पीवाई करो वहाँ कुछ नहीं बोलते, सीधा बोलेंगे एक डिस्क स्टार्ट करती है विद द 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। खुद समझो क्या है, यूनिट से समझो। आ जाओ, अल्फ़ा मिल गया। अल्फ़ा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, अरे समय पर तो डिपेंडेंट नहीं है ना। बोलो पहला क्या पूछा गया, 3 सेकेंड के बाद एंगुलर स्पीड। बोलो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट कितना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अल्फ़ा कितना 2 इंटू 3 दूनी, यूनिट बोल, रेडियन पर सेकेंड। थर्ड क्या पूछा गया, थीटा हाफ कितना होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा। पहले 3 सेकेंड ना, 0 प्लस हाफ अल्फ़ा 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का, यूनिट बोलो रेडियन। हो जाएगा।
करो। तो जो सवाल हमने सर्कुलर में किए थे सेम क्वेश्चंस हमें यहाँ भी मिलेंगे, बस पहले वो हमें टॉर्क दे देगा ताकि हम टॉर्क से क्या निकाल पाएँ, अल्फ़ा। और सर्कुलर में अल्फ़ा वो डायरेक्टली दे देते थे, यहाँ हमसे वो निकलवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ आप लिख लो फिर लिख पाते हैं। आपका क्या कहते हैं उसको, फॉर्म मार्च में आएगा। हाँ पता नहीं। अरे मोबाइल से कर लो, स्कूल जाने की क्या जरूरत है, मोबाइल से। अरे कुछ हो नहीं, विजिट ना फिजिट। जिसके पास डिजी लॉकर उसका अपने आप बन गया। तो डिजी लॉकर किसके पास होता है? डॉक्यूमेंट उसमें रहते हैं, आपके 12 की मार्कशीट, 10 की मार्कशीट। तो ऐसा बोलो ना, डिजी लॉकर है तो काम हो जाएगा। उसी में होता है। एक तो साला मैं ये सब समझ नहीं पाता। अरे नहीं, जैसे हमारे पापा लोगों को मोबाइल सिखाना पड़ा, वो नहीं समझ पाए, वैसे मैं नहीं समझ पाता क्योंकि मैं 1980 का पैदा हूँ। क्या है लग रहा है मैं 1980 में पैदा हुआ। तो पता करो मैं कौन सी दवा खाता हूँ। तो ऐसे ही हूँ। लिखो सवाल लिखो। मैं उस ज़माने का हूँ जिस ज़माने में इतनी ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, छोटी छोटी, एंटीना सीधा कर करके पिक्चर देखी जाती थी। देखा कभी एंटीना घुमाना? शक्तिमान, जूनियर जी, ये सब मेरे समय के हैं। मुझे इवन अलिफ लैला नहीं, उससे भी पहले ना ना ना, अरे तुम लोग भुलवा दोगे यार। चंद्रकांता, तुमने जाना भी? अरे तुम्हें कैसे याद होगा? चंद्रकांता जब टेलीकास्ट होता था तो मुझे वो चंद्रकांता भी मैंने नेशनल पर देखा है। अरे बाद में देखा हुआ, रीटेलीकास्ट तुमने देखा होगा, मैंने ओरिजिनल टेलीकास्ट देखा है। अबे लाइव कैसे हो सकता है? शक्तिमान पहले आता था हर संडे को, वो पहला टेलीकास्ट था, ब्रॉडकास्टिंग थी उसकी। फिर समय समय पर उसी को क्या करते रहे, रिपीट। आप देखोगे स्टार प्लस के बहुत सारे उस पर रिपीट, तो तुम रिपीट देखते थे। हम क्या देखते थे? पहला टेलीकास्ट, जो हम सोचते थे कि इस संडे को क्या होगा, फिर अगले संडे को क्या होगा। हाँ एक हफ्ता शक्तिमान। अरे पहले बच्चे कूद जाते थे सड़क छत से। बहुत हमारे ज़माने में जब तीसरी चौथी क्लास में था तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होते थे कि मतलब छत पे चढ़ा है बच्चा, उसको जोश आ गया शक्तिमान बचाएगा मेरे को, कूद गया। कितने तो चले गए। तो शक्तिमान को हर एपिसोड के बाद आना पड़ता था ये बताने के लिए, बच्चों देखो छत पे नहीं चढ़ना है ना, हाँ छत से नहीं कूदना है, ये सब वो बताता था। क्रेज था। पहले सुविधाएं, पहले ये सब था नहीं, तो हमारे लिए वो एक एपिसोड ही हमारे लिए क्या था, बहुत था। वही एड्रेनलिन सिक्रेट उक्रीट करा देता था, एक हफ्ते सुकून से। एडिक्शन थोड़ी था कि देखना ही है या मूवी देखना है बस। लेकिन दिन अच्छे थे वहाँ, समय बर्बाद नहीं। या तो क्रिकेट खेलो 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 खेलो, इसके अलावा कुछ नहीं है। सुबह खेलो, दोपहर खेलो, शाम खेलो, खेल खाल के थक के क्या करो। अभी क्या है, खेलो नहीं, घसीटो घसीटो घसीटो, जितना घसीट पाओ ना, अंगूठे से बस।
अरे आजकल के बच्चे कहाँ खेलना चाहते हैं कुछ। बहुत नहीं बचा, आज खत्म करेगा। तो ठीक है, अपनी अपनी जनरेशन की कहानी है। देखें आप, नहीं नहीं, ये सब किताब पढ़ी कॉमेडी वाला है। ये सब चीज़ें नहीं। मैंने 2-3 चीज़ें देखी, महाभारत देखी है, रामायण देखी है, और शक्तिमान देखा है। वो भी एडिक्शन नहीं था। शक्तिमान क्या है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ संडे को छुट्टी नहीं होती थी, शक्तिमान दिखा। वहाँ फ्राइडे को होती थी। और शक्तिमान संडे को 12 बजे से आता था, 12 बजे से। तो जहाँ टीवियाँ होती थी वहाँ पता चला 200-200 लड़के बैठ करके शक्तिमान चल, पूरा भरा पड़ा है, ऐसा लगता थिएटर वोटर छोटा कोई खुला हो सब। और एक साथ जब छूटते लगता क्लास छोटी हो किसी की। अभी वो सब, अभी तो ये है ना कि एक मूवी भी आप सही से नहीं देख सकते। आप लगा रहे हटाओ बेकार है यार, आगे बढ़ो, बहुत टाइम लगा। चलो लिखो सवाल। ठीक है, अपनी अपनी जनरेशन से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ बोला तो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ शक्तिमान। कुछ लोग लिख डालेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम मीटर square, rotating at rate of 600 rpm, 600 rpm, full stop. Find torque required, find torque required, find torque required to stop it, find torque required to stop it in 5 seconds, in 5 seconds, in 5 seconds. ओके, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, सपोज करो एक डिस्क रही होगी, सही है, अजीम कर लेते हैं एक डिस्क रही है। अब देखो, उन्हें कहा ये डिस्क घूम रही है कितने से, कितने से घूम रही है। तो भैया तुम इसका ओमेगा इनिशियल निकालो। जब तुमने देखा घूम रही है 600, क्या ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा। ओमेगा नॉट निकालने के लिए 2 पाई आरपीएम है, 600 बसा 60। आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करो, फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, क्या 20 पाई, 20 पाई क्या। इतने से ये डिस्क क्या कर रही है, इस एंगुलर स्पीड से इनिशियली घूम रही है। अब उनने कहा हमें कितना टॉर्क चाहिए कि 5 सेकंड के बाद ये किस पर आ जाए, स्टॉप कर जाए। टाइम पता है, इनिशियल पता है, क्या पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है। तो पहले हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा आई दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, टॉर्क। अल्फ़ा के लिए बोलो पहली इक्वेशन, माइनस, मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रुक जाएगी ना। पहले 20 रेडियन 20 पाई पर सेकंड से घूम रही है, फिर धीरे धीरे स्पीड कम होगी और रुक जाएगी। बोलो ओमेगा कितना हो गया फाइनल, 0, स्टॉप कर गई 5 सेकंड के बाद। इनिशियल कितना था 20 पाई माइनस अल्फ़ा इंटू 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, 4 पाई क्या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलो टॉर्क कितना होगा, आई अल्फ़ा, आई कितना 104 पाई, कितना आ गया 400 पाई न्यूटन मीटर। ये सवाल करने का तरीका। 5 सेकंड के बाद रुक जाएगी, तो इनिशियल स्पीड आपने निकाल दी, फाइनल आपको पता है 0, अल्फ़ा निकालिए, टॉर्क निकालिए। 400 पाई न्यूटन मीटर की रिक्वायरमेंट हमें होगी, इसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। कर लेंगे।
आज जाइए, अभी PYQs मत करिएगा, अभी बार बार क्या करिए, इसको इसी कॉपी को रिवाइज करिए। कल आएंगे तो कल सवाल करने ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही था, लेकिन सवाल में वेरिएशन बहुत सारे, तो सवाल करते जाए।